मैंने ऑन कर दी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो प्रीवियस लेक्चर था उसे एक दफ़ा गो थ्रू करेंगे विद इन 5 to 10 मिनट्स, ताकि आप लोगों के माइंड में प्रीवियस लेक्चर के कॉन्सेप्ट्स हों, और उसके बाद हम जो नाइट्रोजन एसिमिलेशन का रिमेनिंग सेक्शन हमारा रह गया था उसे इंशाल्लाह आज फाइंड आउट करेंगे। सो लास्ट लेक्चर में हमने जहाँ से लेक्चर स्टार्ट किया था, मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों के सामने दो मेजर फॉर्म्स ऑफ नाइट्रोजन जो कि प्लांट्स को अवेलेबल होती हैं फ्रॉम टू डिफरेंट सोर्सेज, उनको डिस्कस किया था। अगर हम जो इंडस्ट्रियल जो है वो नाइट्रोजन की रिडक्शन के पाथवे को डिस्कस करें तो इट इज द हैबर्स प्रोसेस, जिसमें नाइट्रोजन को फाइनली कन्वर्ट किया जाता है इनटू द अमोनिया। लेकिन प्लांट्स के अंदर जो नाइट्रोजन एसिमिलेशन या जो नाइट्रोजन रिडक्शन के पाथवे हैं, ऑब्वियसली वो इन कंडीशंस या इन कैटलिस्ट वगैरह को यूज करके जो है वो हम नहीं कर सकते, बिकॉज इस प्रोसेस के लिए हमें बहुत ज्यादा टेम्परेचर और प्रेशर की जरूरत होती है, जिसको टॉलरेट करना किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जो है वो इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, या वो इनके सेल्स जो है वो इस टेम्परेचर को वो टॉलरेट नहीं कर सकते। सो ऑब्वियसली इंजाइम्स हैं जिन्होंने इन रिएक्शंस को कैटेलाइज कराना है, और इंजाइम्स आर टेम्परेचर सेंसिटिव, सो वी कैन नॉट यूज दिस प्रोसेस फॉर द बायोलॉजिकल सिस्टम। सो अगर हम प्लांट्स में नाइट्रोजन एसिमिलेशन के पाथवेज को डिस्कस करें तो सबसे पहले हमें सोर्सेज का पता होना चाहिए कि वो कौन से सोर्सेज हैं जहां से प्लांट्स को नाइट्रोजन अवेलेबल है, और उसके बाद हमने स्टेप वाइज देखना है कि किन रिएक्शंस के थ्रू किस जो है वो कंपार्टमेंट के अंदर ये नाइट्रोजन फाइनली जो है वो अमोनिया के अंदर कन्वर्ट होगी। सो प्लांट्स हैव टू मेजर सोर्सेज ऑफ नाइट्रोजन। ये आप लोग पॉइंट्स नोट करते जाएं। जो पहला सोर्स है आपके पास नाइट्रोजन का, इट इज एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। वो नाइट्रोजन जो कि डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की फॉर्म में आपकी जो एयर है उसके अंदर प्रेजेंट होती है 79%। सो प्लांट्स जो है वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया के अंदर रिड्यूस कर सकते हैं। और सेकंड सोर्स जो है हमारे पास, दिस इज नाइट्रेट विच इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ फर्टिलाइजर। यानी सेकंड जो फॉर्म है जहां से प्लांट्स जो है वो नाइट्रोजन को पिक कर सकते हैं और उसे अमोनिया के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, दिस फॉर्म इज द नाइट्रेट, जो कि नॉर्मली एयर के अंदर प्रेजेंट नहीं है, ये सॉइल सैंपल्स के अंदर एग्जिस्ट करती है। सो अभी हम लोगों ने इन दोनों में से जो फर्स्ट रूट है, जो फर्स्ट नाइट्रोजन की जो अवेलेबिलिटी है उसको देखा था, और इसको हमने फर्दर जो है वो समझने की कोशिश की थी कि किस तरह से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, जो पहली फॉर्म में जो नाइट्रोजन प्लांट्स को अवेलेबल है, उसे प्लांट्स किस तरह से पिक करेंगे और किस सेक्शन के अंदर, किस जो है वो कंपार्टमेंट के अंदर इस नाइट्रोजन को रिड्यूस करेंगे। तो इस चीज को डिस्कस करने के लिए हमने कहा था कि प्लांट्स के अंदर एज इट इज कोई मशीनरी नहीं है जो कि डायरेक्टली नाइट्रोजन को अमोनिया के अंदर कन्वर्ट कर सके, बल्कि ये इंजाइम जो कि इस रिएक्शन को कैटेलाइज करने का पोटेंशियल रखता है, इट इज लोकलाइज्ड इनसाइड अ बैक्टीरिया। सो बैक्टीरियल सिस्टम के अंदर ऐसे इंजाइम्स जो हैं ये नोन है जो कि नाइट्रोजन को अमोनिया के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। और जिन बैक्टीरिया के अंदर ये एंजाइम्स अवेलेबल हैं, इन बैक्टीरिया को हमने 3 डिफरेंट जेनरास के अंदर क्लासिफाई किया था, जिसमें पहला जेनरा हमारे पास राइजोबियम, ब्रेडीराइजोबियम एंड एजोराइजोबियम, दीज आर 3 जेनरास जो कि नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं इनटू अमोनिया, बिकॉज इनके पास स्पेसिफिक या कॉरेस्पॉन्डिंग एंजाइम्स जो हैं वो अवेलेबल है। So these plants will develop the symbiotic relationship with the specific. So these bacteria will develop the symbiotic relationship with these specific plants, और वहां पे जाके इन प्लांट्स को हेल्प करेंगे, उन प्लांट्स को जो है वो नाइट्रोजन को अमोनिया के अंदर कन्वर्ट करने में हेल्प करेंगे, और इस अमोनिया को फाइनली जो है वो प्लांट फिर बैक्टीरिया से लेके अपने जो नाइट्रोजन एसिमिलेशन के पाथवेज हैं, जो अमाइनो एसिड बायोसिंथेसिस के पाथवेज हैं, न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म के जो पाथवेज हैं, यानी जितने भी जो नाइट्रोजनस कंपाउंड्स हैं उनको बनाने के लिए प्लांट्स जो है वो बैक्टीरिया के इन केमिकल रिएक्शंस के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। यानी वी कैन से कि ये जो रिलेशनशिप है यहाँ पे बैक्टीरिया और प्लांट्स के दरमियान, ये एक तरह का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, जिसमें प्लांट्स जो है वो बैक्टीरिया की एंजाइमेटिक मशीनरी को यूटिलाइज करते हुए अपनी नाइट्रोजन की नीड्स को पूरा कर रहे हैं, और जो बैक्टीरियाज हैं वो इन रिटर्न प्लांट से उनकी जो ऑटोट्रॉफिक नेचर है, जिसकी वजह से वो फूड मॉलिक्यूल्स को सिंथेसाइज करवा रहे हैं, उन फूड मॉलिक्यूल को ये यूटिलाइज करेगा फॉर इट्स एनर्जी पर्पसेस। सो इस चीज को हमने डिस्कस किया था कि बिकॉज यहाँ पे दोनों तरह के जो सेल्स हैं, एक तरफ प्लांट सेल्स और दूसरी तरफ बैक्टीरियल सेल्स, इनको फायदा हो रहा है, दोनों के दरमियान सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, तो ऑब्वियसली जो प्लांट सेल्स हैं वो खुशी खुशी इस इंफेक्शन को जो है वो एक्वायर करने की कोशिश करेंगे। यानी वी कैन से कि अपटेक ऑफ राइजोबिया, जो राइजोबिया बैक्टीरिया है, इनका जो अपटेक है या इनका जो इन्फेक्शन है, ये एक कंट्रोल्ड इन्फेक्शन है जिसका कंट्रोल प्लांट के अपने हाथ में।
अगर प्लांट चाहे तो वो अपने आप को इन बैक्टीरिया से इन्फेक्ट करवाएगा, और अगर प्लांट में ज़रूरत नहीं है इस इन्फेक्शन की, यानी इसके अंदर नाइट्रोजन अवेलेबल है, तो उस केस में इस इन्फेक्शन की भी ज़रूरत नहीं है। सो वी कैन जस्टिफाई द स्टेटमेंट दैट दिस इज अ कंट्रोल इन्फेक्शन बिकॉज प्लांट के अपने मॉलिक्यूल्स, प्लांट के अपने जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं, फ्लेवोनॉइड्स, इनका रिलीज अल्टीमेटली जो है वो बैक्टीरिया की प्लांट के अंदर एंट्री को रेगुलेट कर रहा है। तो अगर प्लांट चाहे, प्लांट फ्लेवोनॉइड रिलीज करेगा, तो उस केस में ये फ्लेवोनॉइड्स जो है ये इन बैक्टीरिया के जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करेंगे, इनहांस करेंगे, और अल्टीमेटली स्पेसिफिक टाइप ऑफ द प्रोटीन्स व्हिच आर नोड फैक्टर्स उन्हें रिलीज करेंगे। दीज नोड फैक्टर्स विल बाइंड विद द स्पेसिफिक सेल्स ऑफ द रूट, और रूट सेल्स के अंदर जो गेट्स हैं फॉर द एंट्री ऑफ राइजोबियास उनको ओपन करेंगे। These rhizobias will enter to the root cells या root hair cell को observe करें, और ultimately एक rhizobia नहीं बल्कि multiple rhizobias जो हैं they can enter into the root hair cells और ultimately cortex के अंदर जाके ये release होते हैं। यानी इन राइजोबियास को ये सेल्स जो हैं ये यहाँ पे कॉर्टेक्स में जाके शेड कर देंगे, और अल्टीमेटली इनको इनक्लोज कर लेंगे इनसाइड आ यू कैन से मेम्ब्रेन, जो कि इस सेल की अपनी ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन से डिराइव हो गई है। यू कैन सी हियर कि आपके पास ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये जो इन्फेक्शन यहाँ से सर्कुलेट करता करता कॉर्टेक्स की तरफ आ रहा है, यहाँ पे ये बैक्टीरिया जो है इनमें इन्वेजिनेशन का प्रोसेस हो रहा है। और वी ऑल नो कि एंडोसाइटोसिस के अंदर ये जो मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन है, अल्टीमेटली जब कोई पार्टिकल सेल के अंदर जो है वो शेड होगा, तो ये मेम्ब्रेन उसे इनक्लोज कर लेती है इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल, स्मॉल वेसिकल। तो ये जो बैक्टीरिया हैं इस तरह से आप लोगों को मेम्ब्रेन बाउंड पार्टिकल्स की तरह से नजर आएंगे, और इन पार्टिकल्स को हम बैक्टीरियोइड मेम्ब्रेन्स कहेंगे, बिकॉज ये जो मेम्ब्रेन्स है अल्टीमेटली ये बैक्टीरिया को इनक्लोज कर रही हैं, लेकिन इन मेम्ब्रेन्स का जो ओरिजिन है ये प्लांट की अपनी जो सेल मेम्ब्रेन है रूट सेल की, ये वहां से डिराइव हो रही है। तो ये बैक्टीरियोइड फिर फर्दर डिफ्रेंशिएट होंगे, और आपके पास जो पेरी बैक्टीरियोइड है ये अल्टीमेटली एक मेच्योर बैक्टीरियोइड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, एंड दिस मेच्योर बैक्टीरियोइड विल देन फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू द अमोनिया। तो इसमें मल्टीपल जीन्स हैं जो कि बैक्टीरिया की जीन्स भी हो सकती हैं, और इसके अलावा प्लांट की जीन्स जो हैं ये इकट्ठे मिलके जो है वो इस प्रोसेस को या इस कंट्रोल्ड इन्फेक्शन को रेगुलेट करती है। यानी इसमें सिर्फ किसी एक ऑर्गेनिज्म की जेनेटिक मशीनरी इन्वॉल्व नहीं है, बल्कि प्लांट सेल्स की सर्टेन जीन्स एंड सिमिलरली बैक्टीरिया की सर्टेन जीन्स जो है ये इकट्ठे मिलके इस इन्फेक्शन को जो है वो रेगुलेट कर सकती हैं। सो हम यहाँ से इन पॉइंट्स को कंसीडर करते हुए स्टेटमेंट को जस्टिफाई कर सकते हैं कि यस, दिस इन्फेक्शन इज एक्चुअली अ कंट्रोल्ड इन्फेक्शन जिसमें प्लांट का अपना कंट्रोल भी है। सो उसके बाद हमने ये चीज डिस्कस की थी कि ये बैक्टीरियोइड जब मेच्योर हो जाते हैं तो इनके अंदर नाइट्रोजन जो है वो फिक्स होती है इनटू दी अमोनिया। किस तरह से फिक्स होती है इस चीज को हमने अभी नहीं देखा था, लेकिन हमने एक जनरल बात की थी कि आफ्टर फिक्सेशन जो नाइट्रोजन अमोनिया के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है, ये अमोनिया फिर जो है वो अमाइनो एसिड्स में इनकॉर्पोरेट होगी, और अमाइनो एसिड्स की फॉर्म में रूट सेल से प्लांट्स के जो बाकी सेल्स हैं वहां तक जाके नाइट्रोजन की जो नीड्स हैं या जो नाइट्रोजन की डेफिशिएंसीज हैं उन्हें पूरा करेगी। सो ट्रांसपोर्ट फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन में हमने जो पहली मेजर फॉर्म डिस्कस की थी उसमें हमने कहा था कि दो अमाइनो एसिड्स ऐसे हैं जो कि नाइट्रोजन को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं फ्रॉम रूट सेल्स टू दी अदर सेल्स ऑफ द प्लांट, जिसमें एक अमाइनो एसिड एस्पार्टेट था एंड द सेकेंड अमाइनो एसिड वाज ग्लूटामेट, जो कि अमाइनो ग्रुप को पिक करके अपने इस साइड चेन के अंदर जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है उसमें अमाइड बॉन्ड के फॉर्म में उसे पिक कर लेंगे, उसे यहाँ पे बॉन्ड कर लेंगे, और अल्टीमेटली स्पेसिफिक सेल्स जहाँ पे जाके उस नाइट्रोजन को इन्होंने रिलीज करना है, नाइट्रोजन को रिलीज करने के बाद ये वापस अपनी एस्पार्टेट या ग्लूटामेट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। सो वी कैन से कि जो नाइट्रोजन की अमोनिया की सॉरी जो ट्रांसपोर्ट फॉर्म है उसमें जो पहली फॉर्म है इट इज इन द फॉर्म ऑफ अमाइनो एसिड, यानी अमोनिया विच इज बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय द बैक्टीरियोइड। आफ्टर प्रोडक्शन ये अमाइनो एसिड्स की फॉर्म में जो है वो जाइलम के थ्रू प्लांट के बाकी सेल्स के अंदर जो है वो ट्रेवल कर सकती है और वहां पे जाके अमोनिया को ट्रांसपोर्ट कर सकती है। इसके अलावा हमने जो सेकंड ट्रांसपोर्ट फॉर्म डिस्कस की थी उसमें हमने यूरियाइड्स को डिस्कस किया था कि बिकॉज यूरियाइड्स के अंदर जो नाइट्रोजन टू कार्बन रेशियो है वो इन अमाइनो एसिड्स के मुकाबले में ज्यादा है। सो एक यूरियाइड एट अ टाइम 4 अमाइनो ग्रुप्स को ट्रांसफर करने का पोटेंशियल रखता है। सो वी कैन से कि इन आपके पास जो अमोनिया की ट्रांसपोर्ट फॉर्म है उसमें सिर्फ अमाइनो एसिड्स ही यूज नहीं होंगे, बल्कि अपार्ट फ्रॉम द अमाइनो एसिड देयर इज अ सेकंड अदर फॉर्म व्हिच इज यूरियाइड्स। ये भी नाइट्रोजन को इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया जो है ये ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं।
सो यहाँ तक इन पॉइंट्स को डिस्कस करने के बाद हमने लास्ट लेक्चर में नाइट्रोजनेस कॉम्प्लेक्स को कुछ हद तक स्टार्ट किया था, और ऑब्वियसली आज हम इसको दोबारा से नए सिरे से देखेंगे कि नाइट्रोजनेस कॉम्प्लेक्स है क्या, और इसमें होने वाला जो केमिकल रिएक्शन है ये किस तरह से नाइट्रोजन को अमोनिया के अंदर कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे जो आप एक सिंगल एरो के थ्रू एक रिएक्शन को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि विद इन द बैक्टीरियोइड एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंटर होगी और वो नाइट्रोजन कन्वर्ट होगी इनटू अमोनिया। यहाँ पे नाइट्रोजनेस कॉम्प्लेक्स इस रिएक्शन में अपना रोल प्ले करेगा, यानी नाइट्रोजन को, जो आपके पास मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन है, डायटोमिक नाइट्रोजन है, उस नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करने के लिए इस बैक्टीरियाइड के अंदर जो इंजाइमेटिक मशीनरी है, दिस इंजाइमेटिक मशीनरी इज नाइट्रोजनेस कॉम्प्लेक्स। तो अगर आपने नाइट्रोजन की फिक्सेशन को स्टडी करना है, या जो पहला पाथवे है जिसमें आपके पास जो नाइट्रोजन है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, वो अमोनिया के अंदर कन्वर्ट होती है, इस रिएक्शन को आपने इन डिटेल स्टडी करना है, तो आपके पास इस नाइट्रोजनेस कॉम्प्लेक्स को आपने जो है वो अच्छी तरह से समझना है। सो मैं दोबारा से इस कॉम्प्लेक्स को स्टार्ट कर रही हूँ ताकि आप लोगों के अगर कोई प्रीवियस लेक्चर में कोई पॉइंट क्लियर नहीं हुआ था तो आप लोग उसको दोबारा से देख लें। यू कैन सी हेयर कि आपके पास जो NADH है जो कि नॉर्मली TCA साइकिल से प्रोड्यूस हो रहा है, आप यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे कि ये जो रूट सेल्स हैं इनके अंदर बैक्टीरियोइड जो है वो अल्टीमेटली सुक्रोज, जो कि प्लांट के लीफ सेल से आ रही है, सुक्रोज की फॉर्म में एनर्जी को रिसीव करते हैं और अल्टीमेटली उसे मेलेट में कन्वर्ट कर देते हैं। ये मेलेट फाइनली जो है वो TCA साइकिल में एंटर होगी और TCA साइकिल के थ्रू ये NADH को प्रोड्यूस करेगी। ये किस तरह से NADH को प्रोड्यूस करेगी इसे अभी मैं थोड़ी देर बाद आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करती हूँ, लेकिन आप लोगों को यहाँ पे NADH का सोर्स पता होना चाहिए कि ये कहाँ से आ रहा है। दिस इज एनर्जी मॉलिक्यूल जो कि TCA साइकिल के दौरान प्रोड्यूस हुआ है, और इसके अंदर वी ऑल नो कि एक NADH मॉलिक्यूल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं बिकॉज इट इज एन हाइड्राइड आयन एक्सेप्टर। सो ये NADH जो है ये अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फेरिडॉक्सिन को ट्रांसफर कर रही है। आप यहाँ पे ये चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो नाइट्रोजनेस कॉम्प्लेक्स है उस नाइट्रोजनेस कॉम्प्लेक्स ने इलेक्ट्रॉन्स को पिक करना है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन्स रिसीव करते हैं फ्रॉम फेरिडॉक्सिन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो NADH मॉलिक्यूल है, दिस इज द रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ NADH जिसमें वी हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड फेरिडॉक्सिन इज अ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर प्रोटीन जो कि एट अ टाइम इसके अंदर ऑब्वियसली आयरन सल्फर सेंटर्स होते हैं, और at a time this pyridoxine protein can pick only a single electron. So अगर आपके पास NADH में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, it means कि फेरिडॉक्सिन will pick only one electron at a time, और सेकंड इलेक्ट्रॉन को ऑब्वियसली ये सेकंड राउंड में पिक करेगी। सो पहले रिएक्शन में यू कैन सी कि NADH will combine with the oxidized form of the ferridoxin। एक तरफ आपके पास वो स्पीशी है जो कि ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में है, और दूसरी तरफ आपके पास वो स्पीशी है जो कि रिड्यूस फॉर्म में है। तो इस प्रोसेस के दौरान ये दोनों जो रिएक्टेंट्स हैं ये अपने रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स को एक्सचेंज करेंगे, यानी NADH अपना एक इलेक्ट्रॉन फेरिडॉक्सिन को ट्रांसफर कर देगा, और फेरिडॉक्सिन जो कि पहले ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में थी वो अपनी रिड्यूस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, और सिमिलरली जो NADH पहले रिड्यूस फॉर्म में था वो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। सो हेयर यू कैन सी कि आपके पास सिर्फ एक्सचेंज हो रहा है, किस चीज का एक्सचेंज हो रहा है, रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स का, और फेरिडॉक्सिन अपनी ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म से रिड्यूस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है। इन द सेकंड स्टेप, इसको अगर आप फर्स्ट स्टेप कंसीडर करें तो सेकंड स्टेप के अंदर ये जो रिड्यूस फॉर्म ऑफ द फेरिडॉक्सिन है ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करेगी इस नाइट्रोजनेस कॉम्प्लेक्स को, नाइट्रोजनेस कॉम्प्लेक्स के पास आएगी, और एक इलेक्ट्रॉन जो इसने पीछे NADH से पिक किया उस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे जाके रिलीज कर देगी। लेकिन नाइट्रोजनेस कॉम्प्लेक्स के अंदर फर्दर 2 कंपोनेंट्स हैं। ये एक मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स है जिसमें आपके पास जो है वो 2 डिफरेंट एंजाइमेटिक एक्टिविटीज हैं। पहला एंजाइम या जो पहली डोमेन है इट इज डाइनाइट्रोजनेस रिडक्टेज, और जो सेकंड डोमेन आपके पास है दिस इज डाइनाइट्रोजनेस। सो ये जो आपके पास फेरिडॉक्सिन प्रोटीन है this will transfer its reducing influence to the iron sulfur centers of dinitrogenase reductase। यानी जो पहला एंजाइम है आपके पास, जो पहली डोमेन है इसके अंदर जो फंक्शनल पोर्शन है दिस इज आयरन सल्फर सेंटर, और इस आयरन सल्फर सेंटर्स में आयरन और सल्फर दोनों अपनी सोर्स जो रिलेटिव है प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल हमने इस चीज को डिस्कस किया था कि जो आयरन सल्फर सेंटर्स हैं वो सिंगल आयरन सिंगल सल्फर की फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकती हैं, ये 2 आयरन 2 सल्फर फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकती हैं, लेकिन यहाँ पे डाइनाइट्रोजनेस
रिडक्टेज के अंदर जो आयरन सल्फर सेंटर्स हैं ये किस वैलेंसी में प्रेजेंट है, 4 आयरन एंड 4 सल्फर सेंटर्स की फॉर्म में ये प्रेजेंट है। सो हियर यू कैन सी कि जब रिएक्शन स्टार्ट होगा तो ये आयरन सल्फर सेंटर्स अपनी ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में, फेरिडॉक्सिन रिड्यूस फॉर्म में, एंड जस्ट लाइक द रिएक्शन 1 यहाँ पे भी आप रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स का जो एक्सचेंज है उसे ऑब्जर्व करेंगे कि फेरिडॉक्सिन अपने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आयरन सल्फर सेंटर्स ऑफ डाइनाइट्रोजिनेज रिडक्टेज को ट्रांसफर करेगी। डाइनाइट्रोजिनेज रिडक्टेज का ये जो एक्टिव सेंटर है, ये जो फंक्शनल पोर्शन है, ये ऑक्सीडाइज से रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और इस प्रोसेस के दौरान जो फेरिडॉक्सिन है वो वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगी जो कि दोबारा Na से इलेक्ट्रॉन्स को पिक करने का पोटेंशियल रखती है। सो इन दो रिएक्शंस के दौरान आपने अभी जो है वो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर ऑब्जर्व किया फ्रॉम NaDH टू दी आयरन सल्फर सेंटर। सो यहाँ तक यू कैन सी कि ये जो आयरन सल्फर सेंटर्स रिड्यूस फॉर्म में आ चुकी हैं, these iron sulfur centers will now expose the binding sites for the ATP। यानी ये जो आपके पास एंजाइमेटिक कॉम्प्लेक्स है नाइट्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, जिसमें मैंने आप लोगों से कहा है कि दो डिफरेंट डोमेन्स प्रेजेंट हैं, डाइनाइट्रोजिनेज रिडक्टेज और दूसरी डोमेन है डाइनाइट्रोजिनेज। जो पहली डोमेन आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं विच इज डाइनाइट्रोजिनेज रिडक्टेज, इसमें जो फंक्शनल पोर्शन है आयरन सल्फर सेंटर। मैम आपकी आवाज बिल्कुल भी ठीक नहीं आती। अब देखिएगा, आप बेहतर है आवाज या पहले जैसी है? जी बच्चे ठीक है मैम, ठीक है, बीच में थोड़ा सा खराब होना शुरू हो जाती है। ओके। सो नाइट्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स के अंदर आपके पास जो दो फंक्शनल डोमेन्स हैं, जिसमें आपके पास पहली डोमेन डाइनाइट्रोजिनेज रिडक्टेज है एंड द सेकंड डोमेन इज डाइनाइट्रोजिनेज। यू कैन सी हियर कि डाइनाइट्रोजिनेज रिडक्टेज में जो फंक्शनल पोर्शन है वो ये आयरन सल्फर सेंटर्स हैं जो कि फेरिडॉक्सिन से आने वाले इलेक्ट्रॉन को पिक करने के बाद अपनी ऑक्सीडाइज से रिड्यूस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होगी। जैसे ही ये फेरिडॉक्सिन आयरन सल्फर सेंटर्स इलेक्ट्रॉन्स को पिक करेंगी और अपने रिड्यूस फॉर्म में आएंगी तो ये एटीपी के लिए जो बाइंडिंग साइट्स हैं, बाइंडिंग साइट नो डाउट पहले से प्रेजेंट है लेकिन ये एक्सपोज नहीं थी। वी ऑल नो कि देयर आर सर्टेन एंजाइम्स जिनमें सर्टेन बाइंडिंग साइट्स के एक्सपोजर के लिए इनके अंदर कन्फर्मेशनल चेंजेस का आना जरूरी होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आयरन सल्फर सेंटर्स हैं वो जैसे ही अपनी ऑक्सीडाइज से रिड्यूस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होंगे, एक इलेक्ट्रॉन को पिक करेंगे, तो इस इलेक्ट्रॉन को पिक करने के बाद इनके अंदर जो एटीपी की बाइंडिंग साइट्स हैं वो एक्सपोज होंगी और दो एटीपी मॉलिक्यूल्स जो है वो इन आयरन सल्फर सेंटर्स के साथ बाइंड कर देंगे। यू कैन सी के ऑक्सीडाइज फॉर्म के साथ ये बाइंड नहीं कर सकते थे, लेकिन जैसे ही इस आयरन सल्फर सेंटर ने इलेक्ट्रॉन को पिक किया और ये अपने रिड्यूस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हुई है, सो इस केस में दो एटीपी मॉलिक्यूल्स जो हैं वो भी बाइंड कर गए हैं विद दीज आयरन सल्फर सेंटर्स ऑफ डाइनाइट्रोजिनेज रिडक्टेज। सो एटीपी बाइंडिंग के बाद आप एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इस आयरन सल्फर सेंटर का जो रिडॉक्स पोटेंशियल है वो चेंज हो चुका है। लाइक पहले अगर आपके पास जो रिड्यूसिंग पोटेंशियल है या जो ई नॉट वैल्यू थी वो -0.25 थी, लेकिन आफ्टर बाइंडिंग विद द टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी इसका जो रिड्यूसिंग पोटेंशियल है, जो रिडॉक्स पोटेंशियल है, वो -0.40 वोल्ट में चेंज हो गया। यानी एटीपी बाइंडिंग की वजह से इस कॉम्प्लेक्स ने, इस आयरन सल्फर सेंटर ने अपना रिड्यूसिंग पोटेंशियल जो है उसे चेंज कर लिया और ये एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट में कन्वर्ट हो गया है। जितने भी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं उनकी ये प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेंगे। तो जैसे ये एटीपी के साथ बाइंड करेगा, एटीपी बाइंडिंग के बाद इसका रिड्यूसिंग पोटेंशियल जो है वो चेंज हो जाएगा और ये एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और ये रिड्यूसिंग एजेंट जो इलेक्ट्रॉन इसने प्रीवियसली पिक किया था फ्रॉम फेरिडॉक्सिन उस इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देगा। जैसे मैंने आप लोगों से पहले ये चीज कही है कि एटीपी की बाइंडिंग के लिए या एटीपी की एसोसिएशन के लिए इस इलेक्ट्रॉन का प्रेजेंट रहना जरूरी था, बिकॉज एटीपी जो है वो रिड्यूस फॉर्म ऑफ आयरन सल्फर प्रोटीन के साथ बाइंड कर रहे थे। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज होगा तो जो दो एटीपी मॉलिक्यूल्स इन आयरन सल्फर सेंटर्स के साथ पहले बाउंड किए हुए थे उनकी हाइड्रोलिसिस हो जाएगी। यानी अल्टीमेटली जो दो एटीपी मॉलिक्यूल्स हैं वो 2 एडीपी एंड 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। सो यू कैन सी कि अल्टीमेटली आपके पास जो एटीपी मॉलिक्यूल्स हैं उनकी हाइड्रोलिसिस हो जाएगी और जो आयरन सल्फर सेंटर्स हैं वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। इसमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम, जो पहला कॉम्प्लेक्स मैंने आप लोगों के सामने डिस्कस किया है डाइनाइट्रोजिनेज रिडक्टेज, अगर किसी को इसमें कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं।
मैम आ गई है समझ। क्लियर है? हाँ जी मैम। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स की तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ से आप एक चीज कंक्लूड करें कि टू ट्रांसफर वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम डाइनाइट्रोजिनेज रिडक्टेज टू डाइनाइट्रोजिनेज, ये कॉम्प्लेक्स जो है ये दो एटीपी मॉलिक्यूल्स को हाइड्रोलाइज कर रहा है। यानी इसमें जो एनर्जी आप अगर कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करवाने के लिए आपको दो एटीपी मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड है। इट इज अ हाईली एंडरगोनिक रिएक्शन जिसमें आपको एनर्जी की जरूरत है। सो फाइनली आपका ये जो इलेक्ट्रॉन है ये डाइनाइट्रोजिनेज जो सेकंड पोर्शन है इस कॉम्प्लेक्स का उसकी तरफ चला जाएगा। अब अगर आप नाइट्रोजन मॉलिक्यूल को ऑब्जर्व करें तो नाइट्रोजन में हमारे पास दो नाइट्रोजन जो गैस है बेसिकली जिसमें दो नाइट्रोजन एटम्स हैं, इसको अगर आप ऑब्जर्व करें तो एक नाइट्रोजन एटम की जो वैलेंसी है इट इज 3। यानी अगर आपने एक नाइट्रोजन को अमोनिया के अंदर कन्वर्ट करना है इट मींस कि उस नाइट्रोजन के साथ आपने 3 हाइड्रोजन एटम्स जो हैं उनको अटैच करवाना है, बिकॉज इसकी वैलेंसी तब तक पूरी नहीं होगी जब तक ये 3 बॉन्ड्स जो है वो बना ना ले किसी दूसरी स्पीशी के साथ। इट मींस कि एक नाइट्रोजन एटम को रिड्यूस करने के लिए हमें 3 हाइड्रोजन रिक्वायर्ड है, और ये जो मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन है जिसमें हमारे पास दो नाइट्रोजन एटम्स अवेलेबल हैं, इसको रिड्यूस करने के लिए हमें टोटल 6 हाइड्रोजन एटम्स जो हैं वो रिक्वायर्ड है। एंड वन हाइड्रोजन एटम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वन प्रोटॉन एंड वन इलेक्ट्रॉन। सो अल्टीमेटली आप अगर इस केमिकल रिएक्शन को ऑब्जर्व करें तो यू कैन सी कि एक नाइट्रोजन एटम को अमोनिया के अंदर कन्वर्ट करने के लिए, सॉरी मॉलिक्यूल की बात करेंगे कि एक नाइट्रोजन मॉलिक्यूल को अमोनिया के अंदर कन्वर्ट करने के लिए टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स यूज हो रहे हैं, जिसमें से 6 इलेक्ट्रॉन्स तो जो है वो डायरेक्ट अमोनिया की प्रोडक्शन में यूज होंगे और रिमेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करवाएंगे। तो अल्टीमेटली यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करवाने के लिए अगर दो एटीपीज जो है वो यूज हो रहे थे, इट मींस कि टू ट्रांसफर द 8 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम NADH टू डाइनाइट्रोजिनेज, ये कॉम्प्लेक्स जो है ये 16 एटीपी मॉलिक्यूल्स को हाइड्रोलाइज करेगा। जी बच्चे, जी जी कोई क्वेश्चन है? नहीं मैम। ओके, सो फाइनली इस केमिकल रिएक्शन के लिए हमें 8 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड है। सो 8 इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करने के लिए आपका ये जो डाइनाइट्रोजिनेज रिडक्टेज है ये अल्टीमेटली 16 एटीपीज को हाइड्रोलाइज करेगा। एंड ऑब्वियसली इन 8 इलेक्ट्रॉन्स के लिए एक ही NADH मॉलिक्यूल यूज नहीं होगा, बिकॉज एक NADH के अंदर तो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स थे। सो इस केस में आपके पास 4 NADH मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड होंगे। एक NADH 2 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर करेगा एंड 4 NADH मॉलिक्यूल्स विल प्रोवाइड 8 इलेक्ट्रॉन्स, जो कि अल्टीमेटली एट द एक्सपेंस ऑफ 16 एटीपी मॉलिक्यूल्स जो हैं वो डाइनाइट्रोजिनेज रिडक्टेज से गुजरते हुए डाइनाइट्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स की तरफ जो है ये पास होंगे। दिस डाइनाइट्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स के स्ट्रक्चर को अगर आप ऑब्जर्व करें तो अनलाइक द डाइनाइट्रोजिनेज रिडक्टेज जिसमें एक ही फंक्शनल पोर्शन था, एक ही कैटालिटिक पोर्शन था, इसमें आप दो फंक्शनल पोर्शंस को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो फर्स्ट वन इज द बी क्लस्टर जिसके अंदर आपके पास आयरन सल्फर सेंटर्स हैं, और ये आयरन सल्फर सेंटर्स उसी वैलेंसी में प्रेजेंट है जो कि डाइनाइट्रोजिनेज रिडक्टेज की केस में थी, लेकिन यहाँ पे इनका एक पेयर प्रेजेंट है। 2x डेजिग्नेट कर रहा है कि आपके पास दो आयरन सल्फर प्रेजेंट है, ये एक पेयर की फॉर्म में यहाँ पे प्रेजेंट है। और दूसरा जो फंक्शनल पोर्शन है इट इज आयरन मोलिब्डेनम कोफैक्टर, यानी इस एंजाइम को अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए आयरन और मोलिब्डेनम कोफैक्टर की भी जरूरत होगी। और अगर इस कोफैक्टर को हम डिटेल में ऑब्जर्व करें तो वी कैन सी कि इस कोफैक्टर के अंदर जो है वो आपके पास एक आयरन एटम, सॉरी एक मोलिब्डेनम, 7 आयरन एंड 9 सल्फर एटम्स जो है वो इस फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होंगे, जो कि आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं। दिस इज द एंजाइम पोर्शन, और ये वाला जो पोर्शन है यहाँ से स्टार्ट होते हुए मोलिब्डेनम से एंड तक, दिस बिलोंग्स टू द कोफैक्टर। यू कैन सी हियर कि इस कोफैक्टर में आपके पास एक मोलिब्डेनम है, दूसरी तरफ आपके पास जो पहला क्लस्टर है इस पहले क्लस्टर के अंदर 3 आयरन एंड 3 सल्फर एटम्स आर प्रेजेंट। दीज आर द 3 आयरन एंड 3 सल्फर। दैट्स व्हाई ये आप नीचे ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो पहला एक्टिव सेंटर है, इस एक्टिव सेंटर में आपका जो मोलिब्डेनम है, single molybdenum atom, it is present in combination with the 3 iron and 3 sulfur atoms. So ये वाला जो पोर्शन है यहाँ तक, इसमें आपके पास एक मोलिब्डेनम, 3 आयरन एंड 3 सल्फर, ये इस वैलेंसी के साथ प्रेजेंट होंगे।
सेकंड जो आपके पास यहाँ पे क्लस्टर है आयरन सल्फर सेंटर्स का, इसमें यू कैन ऑब्जर्व कि आपके पास इस क्लस्टर के अंदर 4 आयरन एटम्स हैं एंड 3 सल्फर एटम्स प्रेजेंट है, जो कि 4 आयरन एंड 3 सल्फर की वैलेंसी में इस तरह से प्रेजेंट होंगे। और फाइनली इन दोनों क्लस्टर्स को, इन दोनों आयरन सल्फर सेंटर्स को लिंक करने के लिए, इन दोनों को एक दूसरे के साथ एसोसिएट करने के लिए 3 मोर सल्फर एटम्स विल एक्ट एज अ ब्रिज, जो कि दोनों आयरन सल्फर सेंटर्स को, इनके जो रिएक्टिव सेंटर्स हैं उनको एक दूसरे के साथ एसोसिएट करेंगे। एंड यू कैन सी कि दीज 2 आयरन सल्फर सेंटर्स आर रिक्वायर्ड टू बाइंड अ मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन। सो यहाँ पे जो दोनों नाइट्रोजन के एटम्स हैं, जो एक नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है, इसके अंदर जो दोनों नाइट्रोजन के एटम्स हैं वो इंडिविजुअली इन आयरन सल्फर सेंटर्स के जो टर्मिनल्स पे आयरन एटम्स प्रेजेंट हैं उनके साथ एसोसिएट होते हैं और अल्टीमेटली इस पोर्शन के साथ जाके बाइंड करते हैं। तो आपके पास जो पी क्लस्टर है, इस पी क्लस्टर का काम इलेक्ट्रॉन्स को पिक करना है, और जो आयरन मोलिब्डेनम कोफैक्टर है ये नाइट्रोजन को बाइंड करके रखे हुए है और ये इस नाइट्रोजन को रिड्यूस करेगा। तो अल्टीमेटली आपने अगर यहाँ पे इस रिएक्शन को डिटेल से देखा है तो आपके पास जो 8 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, इन 8 इलेक्ट्रॉन्स का सोर्स 4 NADH मॉलिक्यूल है, और इन 8 इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करने के लिए जो डाइनाइट्रोजनेज रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स है वो 16 ATP मॉलिक्यूल्स को कंज्यूम कर रहा है। सो फाइनली इन 8 इलेक्ट्रॉन्स में से 6 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो डायरेक्टली यूज होंगे नाइट्रोजन को रिड्यूस करने के लिए, यानी आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स तो हैं जो यहाँ पे आप ऑब्जर्व करें ये NADH ने प्रोवाइड किए हैं, लेकिन अगर हमने इस नाइट्रोजन को रिड्यूस करवाना है तो इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ आपको प्रोटॉन्स की भी जरूरत है। ये प्रोटॉन्स जो हैं ये मीडियम से पिक होंगे, इनको साइटोसोल से पिक करेगा ये एंजाइम। So just like the 8 electrons, 8 protons will be picked up by the cytosol, और ultimately in 8 electrons और 8 protons में से 6 electrons and 6 protons directly use होंगे for the reduction of nitrogen into ammonia, और जो 2 electrons और 2 protons यहाँ पे बच जाएंगे पीछे, वो finally in the form of hydrogen gas जो है वो रिलीज हो जाएंगे। तो इस चीज से आपने इस चीज की स्टीशियोमेट्री, इस पूरे के पूरे केमिकल रिएक्शन के अंदर यूज होने वाले मॉलिक्यूल्स को कैलकुलेट करना है और उन्हें एक इक्वेशन की फॉर्म में आपने लिखना है कि टोटल कितने मॉलिक्यूल्स किस किस चीज के यहाँ पे कंज्यूम हो रहे हैं और प्रोडक्ट में आपके पास कौन कौन सी चीज जो है वो ऑब्टेन हो रही है। लाइक यू कैन सी हेयर कि हमारे पास एक नाइट्रोजन का जो मॉलिक्यूल है इट विल एक्ट एज द रिएक्टेंट और अल्टीमेटली ये रिड्यूस हो जाएगा इनटू द 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया। Similarly, 4 NADH molecules, they will provide 8 electrons, and in order to transfer these 8 electrons, 16 ATP molecule will be used. So ultimately, इस पूरे के पूरे केमिकल रिएक्शन में एक हाइड्रोजन गैस का जो मॉलिक्यूल है ये भी रिलीज होगा। तो बच्चों इस केमिकल रिएक्शन के अंदर अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं, इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि अल्टीमेटली इन एटीपीज का सोर्स क्या है। किसी को किसी भी जगह पे अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग पूछ सकते हो। मैम वो इक्वेशन दिखा दें दोबारा एक दफा। हाँ जी, इसमें आपके पास जो मीडियम से 8 प्रोटॉन्स पिक किए थे उन 8 प्रोटॉन्स के बारे में नहीं लिखा हुआ, ठीक है, उनको भी आपने ऐड करना है यहाँ पे रिएक्टेंट्स में, और फाइनल जो इक्वेशन है उसको आपने रिलेट करना है। तो उन प्रोटॉन्स को यहाँ पे ऐड करके उसके बाद आपने देखना है कि आपके पास ये इक्वेशन किस फॉर्म में आएगी। क्लियर है मैम तो फिर ये वाले 4 प्रोटॉन्स कहाँ से आए हैं? ये इलेक्ट्रॉन्स नॉर्मली लिखे हुए हैं। NADH जो हम नॉर्मली कहते हैं कि ये इन द फॉर्म ऑफ NADH प्लस प्रोटॉन इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, बिकॉज जो एक प्रोटॉन नॉर्मली रिड्यूस फॉर्म में बिल्कुल ये पिक नहीं कर सकता, जो साइटोसोल में ये रिलीज कर देता है, उन प्रोटॉन से यहाँ पे रिलेट करते हैं इसके साथ। ठीक है, ओके मैम। सो नेक्स्ट आप लोगों के पास जो है वो एक इम्पोर्टेंट चीज है कि आपके पास जो नाइट्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स है नॉर्मली इसकी जो एक्टिविटी है ये ऑक्सीजन पे डिपेंड करती है। किस तरह से ऑक्सीजन पे डिपेंड करती है? बिकॉज ये एंजाइम हमेशा लो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन के अंदर अपनी बेस्ट एक्टिविटी दे सकता है। लाइक एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है वो इसको कुछ हद तक इसकी जो एक्टिविटी है उसको इनहिबिट कर देता है, इसके इनहिबिटर के तौर पे एक्ट करता है।
अब इसको भी हम रिलेट कर सकते हैं कि ऑक्सीजन क्यों इसके इनहिबिटर के तौर पे एक्ट कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली हम ये चीज कहते हैं कि जो NADH मॉलिक्यूल्स हैं ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाके अपने इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करते हैं और इन इलेक्ट्रॉन्स को फाइनली जो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का विच इज एन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, वो इन इलेक्ट्रॉन्स को पिक कर लेता है और अपनी रिड्यूस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो सकता है। सो अगर तो आपके पास रूट सेल्स में ऑक्सीजन जो है वो काफी ज्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल है, तो ये NADH मॉलिक्यूल नाइट्रोजनेस कॉम्प्लेक्स को अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट नहीं करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाएंगे और वहां पे जाके अपने इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेंगे और अल्टीमेटली ऑक्सीजन को रिड्यूस करेंगे। सो यहाँ से हम इस चीज का जो है वो लिंक डेवलप कर सकते हैं कि क्यों नाइट्रोजनेस कॉम्प्लेक्स की जो एक्टिविटी है वो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा होने से कम हो सकती है, बिकॉज जितनी ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी इट मीन्स कि उस ऑक्सीजन को रिड्यूस करने के लिए ये NADH मॉलिक्यूल जाके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में उन इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करना शुरू कर देंगे। तो नाइट्रोजनेस मैम आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। ऐसा क्लियर है? मैम जी जी जितनी ऑक्सीजन ज्यादा होगी उतनी नाइट्रोजनेज एक्टिविटी कम होगी। हाँ जी, उतनी नाइट्रोजनेज एक्टिविटी कम होगी बिकॉज ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा होने का मतलब ये है कि आपके सेल्स जो है वो एरोबिक रेस्पिरेशन कर रहे हैं, और एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है कि ये जो NADH और FADH2 मॉलिक्यूल्स हैं ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को जाके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जो कॉम्प्लेक्सेस हैं, जो कैरियर्स हैं वहां पे रिलीज कर देते हैं, और ये जो कैरियर्स हैं इलेक्ट्रॉन कैरियर्स ये अल्टीमेटली उन इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्सीजन की तरफ ले जाते हैं। तो जितनी ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी उतना एरोबिक रेस्पिरेशन का रेट और उतना ही NADH की जो कंजप्शन है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ज्यादा होगी। तो अगर NADH मॉलिक्यूल्स जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाके अपने इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर रहे हैं, इट मींस कि नाइट्रोजनेस कॉम्प्लेक्स को तो इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल ही नहीं है, और अगर इसे इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स का सोर्स यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो ये नाइट्रोजन को रिड्यूस नहीं कर सकेगा। क्लियर है? क्लियर। ओके, सो ये सेल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो किसी ना किसी तरह जो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन है उस कंसंट्रेशन को कम रखें, उस कंसंट्रेशन को लो रखें, क्योंकि आपके पास जितनी ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती जाएगी उतनी ही नाइट्रोजन फिक्सेशन का जो प्रोसेस है वो कम होना शुरू हो जाएगा। सो नॉर्मली जो हमारे पास जो रूट सेल्स हैं जहाँ पे जाके रूट नोड्यूल्स बनते हैं, ये सेल्स एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन्स, ये बेसिकली बैक्टीरियल के जीनोम के अंदर इस प्रोटीन की जो है वो जीन प्रेजेंट होती है जो कि इसको प्रोड्यूस करेगी ताकि बैक्टीरिया का ये एंजाइम जो है ये इफेक्टिवली अपना फंक्शन परफॉर्म कर सके। सो यू कैन सी हेयर कि बैक्टीरियोइड के साथ साथ यहाँ पे एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन जो है वो इन सेल्स ने बना के रखी हुई है, एंड द नेम ऑफ दिस प्रोटीन इज लेग हीमोग्लोबिन, जो कि नॉर्मली हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल या मायोग्लोबिन मॉलिक्यूल की तरह ऑक्सीजन के लिए बहुत ज्यादा एफिनिटी रखती है। सो यू कैन सी हेयर कि नाइट्रोजन तो डायरेक्टली जो है वो बैक्टीरियोइड के अंदर एंटर हो रही है, जितनी नाइट्रोजन जो है वो प्लांट एब्सॉर्ब कर रहे हैं वो सारी की सारी नाइट्रोजन जो है वो बैक्टीरियोइड के अंदर आ रही है, लेकिन ऑक्सीजन जो है वो पहले लेग हीमोग्लोबिन में जा रही है, उसके बाद लेग हीमोग्लोबिन जो है वो एक कंट्रोल्ड मैनर में उस ऑक्सीजन को जो है वो बैक्टीरियोइड की तरफ रिलीज कर रहा है। अब पूरी तरह से ऑक्सीजन की जो है वो अवेलेबिलिटी को रोका भी नहीं जा सकता, बिकॉज यहाँ पे ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी भी जरूरी है, बिकॉज अगर ऑक्सीजन नहीं होगी, रेस्पिरेटरी चेन नहीं चलेगी, तो आपके पास ATP मॉलिक्यूल्स जो कि इस नाइट्रोजनेस कॉम्प्लेक्स को अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए रिक्वायर्ड है, वो ATP मॉलिक्यूल्स भी प्रोड्यूस नहीं होंगे। सो वी कैन सी कि आपके पास जो है वो ऑक्सीजन नेसेसरी है, लेकिन इस ऑक्सीजन की एक फिक्स्ड अमाउंट होनी चाहिए, इसकी ज्यादा अवेलेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। सो इसकी अवेलेबिलिटी को रेगुलेट करने के लिए जो रेगुलेटरी प्रोटीन है, दिस रेगुलेटरी प्रोटीन इज दी लेग हीमोग्लोबिन, जो कि कंट्रोल्ड मैनर में जितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड हैं उनको बैक्टीरियोइड सेल्स की तरफ ट्रांसफर करती है और बाकी ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को अपने पास स्टोर करके रखती है। नो यू कैन सी हेयर कि आपके पास जो मैलेट, प्रीवियसली मैंने आप लोगों से कहा था ना कि मैलेट इज द सोर्स ऑफ NADH मॉलिक्यूल। तो किस तरह से ये मैलेट NADH प्रोड्यूस करेगा, इसमें से कितने NADH जो है वो नाइट्रोजनेस कॉम्प्लेक्स में यूज करने हैं और बाकी कितने NADH जो है वो ATP प्रोडक्शन में यूज होंगे, इस चीज को जरा ध्यान से देखिएगा, बिकॉज यहाँ पे आप लोग जो है वो कंफ्यूज हो सकते हैं। सो यू कैन सी हेयर कि आपके पास जो एक मैलेट का मॉलिक्यूल है ये जब TCA साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल से पास करेगा तो ये 5 NADH एंड 1 FADH2 मॉलिक्यूल को प्रोड्यूस करेगा।
नॉर्मली तो हम ये चीज कहते हैं कि TCA साइकिल में 3 NADH मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं और एक FADH मॉलिक्यूल जो है इसकी सिंथेसिस होती है कलेक्टिवली, ऐसे ही है ना। आपके पास 3 डिफरेंट डिहाइड्रोजिनेसेस हैं जो कि 3 NADH मॉलिक्यूल को प्रोड्यूस करते हैं, और इसके अलावा सुक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज इज एन एंजाइम जो कि NADH की बजाय FADH2 मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज करता है। लेकिन यहाँ पे आप लोगों के सामने एक्सप्लेन किया जा रहा है कि मेलेट जो है वो 5 NADH मॉलिक्यूल को प्रोड्यूस करता है। प्रोडक्शन ऑफ NADH एंड FADH2 जो है ये इंटर आपका जो आप कह लें स्टार्टिंग मटेरियल है उसके हिसाब से ये वेरी कर सकती है। लाइक अगर आप नेक्स्ट स्लाइड में ऑब्जर्व करें तो यू कैन सी हेयर कि अगर आपका स्टार्टिंग मटेरियल एसिटाइल कोएंजाइम ए है तो उस केस में TCA साइकिल जो है वो नो डाउट 3 NADH एंड 1 FADH2 मॉलिक्यूल ही प्रोड्यूस करेगा। लेकिन अगर आपका स्टार्टिंग मटेरियल जो है वो एसिटाइल कोएंजाइम ए की बजाय मेलेट है तो आप इस पाथवे को अगर ट्रेस करें तो मेलेट जैसे ही माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में एंटर होगा देयर विल बी एन एंजाइम मेलिक एंजाइम जो कि इसे पायरोवेट में कन्वर्ट करेगा और इस स्टेप में एक NADH मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होगा। पायरोवेट एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होगा, इस स्टेप में सेकंड NADH मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होगा। एंड सिमिलरली जब एसिटाइल कोएंजाइम ए TCA साइकिल में एंटर होगा तो देयर आर द 3 डिफरेंट डिहाइड्रोजिनेसेस जो कि NADH मॉलिक्यूल को प्रोड्यूस करेंगे एंड 1 डिहाइड्रोजिनेज विल प्रोड्यूस द FADH2 मॉलिक्यूल। तो अगर आपका स्टार्टिंग मटेरियल एसिटाइल कोएंजाइम ए की बजाय मेलेट है तो ऑब्वियसली ये 5 NADH मॉलिक्यूल्स को और इसके अलावा एक FADH2 को प्रोड्यूस करेगा। तो इस केस में ये जो आप लोगों के पास यहाँ पे ये जो अमाउंट लिखी हुई है 5 NADH एंड 1 FADH2 ये आपके मेलेट को अगर आप स्टार्टिंग मटेरियल के तौर पे यूज करो तो उस केस में आपका काउंट इतना ही आएगा। सो इन 5 में से 4 NADH मॉलिक्यूल्स तो हमने डायरेक्टली जैसे अभी प्रीवियसली देखा है कि 4 NADH मॉलिक्यूल्स जो है वो अपने 8 इलेक्ट्रॉन्स को 8 फेरिडॉक्सिन के जरिए से नाइट्रोजनेज कॉम्प्लेक्स को ट्रांसफर करेंगे और नाइट्रोजनेज कॉम्प्लेक्स इन 8 इलेक्ट्रॉन्स को पिक करते हुए 16 ATPs को कंज्यूम करेगा और फाइनली 2 अमोनिया में इसे कन्वर्ट कर देगा। अब यहाँ पे ये रूट तो हमें बिल्कुल क्लियर है कि आपके पास 4 NADH will provide 8 electrons, 8 electrons will use 16 ATP molecules because एक 1 electron की जो ट्रांसपोर्ट है उसमें 2 ATPs यूज हुए थे तो obviously 8 electrons की ट्रांसपोर्ट will require the 16 ATPs and finally by using these 8 electrons, 16 ATPs and 8 protons from the cytosol, nitrogenase complex will reduce a molecule of nitrogen into the 2 molecules of ammonia. लेकिन ये जो सेकंड सोर्स है आपके पास यहाँ पे जिसमें ATP की प्रोडक्शन हो रही है, अगर हम इस सोर्स को ऑब्जर्व करें तो वी कैन सी कि आपके पास जो 16 ATP मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं इन रेस्पिरेटरी चेन, इन 16 ATP मॉलिक्यूल्स को प्रोड्यूस करने के लिए आपके टोटल 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स कंज्यूम होंगे एंड 8 NADH मॉलिक्यूल्स जो हैं ये भी कंज्यूम होंगे यहाँ पे। सो वी कैन सी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का भी पैरेलल में चलना जरूरी है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलेगी तो आपके पास ये 16 ATP मॉलिक्यूल्स जो कि यहाँ पे इस एंजाइम को रिक्वायर्ड है वो प्रोड्यूस होंगे। अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन नहीं चलती आपके पास इस केस में ATP की अवेलेबिलिटी कम होना शुरू हो जाएगी। सो इन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ 16 ATP मॉलिक्यूल आपके जो नॉर्मल सेल्स हैं इनको टोटल जो है वो 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड हैं बिकॉज वी ऑल नो कि एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को रिड्यूस करने के लिए आपके पास जो है एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को रिड्यूस करने की वजह से आपके पास जो है वो नॉर्मली इधर 4 ATP मॉलिक्यूल्स जो हैं दे विल प्रोड्यूस। तो अल्टीमेटली आपके पास यहाँ पे जो है वो 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स जब कंज्यूम होंगे तो दे विल प्रोड्यूस द 16 ATP मॉलिक्यूल। तो अल्टीमेटली आपकी जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट्स हैं उन ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट्स को रेगुलेट करने के लिए लेड हीमोग्लोबिन जितनी ऑक्सीजन की जरूरत है लाइक 16 ATPs को प्रोड्यूस करने के लिए अगर 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड हैं तो लेड हीमोग्लोबिन ने सिर्फ 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को ही बैक्टीरियोइड के अंदर एंटर करना है। इसके अलावा जितनी ऑक्सीजन होगी वो इसे अपने साथ एसोसिएट करके रखेगा ताकि नाइट्रोजनेज कॉम्प्लेक्स की जो फंक्शनिंग है उसमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना आए। तो बच्चों यहाँ पे अगर कोई कंफ्यूजन है किसी भी रिएक्शन में किसी भी स्टेप में तो यू कैन आस्क। इसके बाद हमारे पास फाइनल रिएक्शन है जिसको हम डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह इसको वाइंड अप करेंगे। जी बच्चों ये स्लाइड्स आप लोगों के सामने दोबारा इसे देख लीजिए। अगर आप लोगों को किसी भी रिएक्शन में किसी भी जगह कोई कंफ्यूजन हो रही है तो आप लोग पूछ सकते हैं।
मैम ये जो 8 NADH आ रहे हैं, हाँ जी ये मतलब ये भी यहीं से आएंगे, इसी मैलेट से, TCA साइकिल से? हाँ जी, क्योंकि आपके पास यहाँ पे सुक्रोज जो है वो कॉन्टिन्यूसली ये बैक्टीरियोइड जो है ये पिक करते जाएंगे फ्रॉम जाइलम। तो ये जो आपका टीसीए साइकिल है ये कॉन्टिन्यूसली चलता रहेगा और इसमें जो है वो एनएडीएच मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते जाएंगे। तो अगर 4 एनएडीएच मॉलिक्यूल यहाँ पे कंज्यूम हो रहे हैं नाइट्रोजनेस की एक्टिविटी के लिए, तो आपके पास जो फर्दर पीछे से एनएडीएच मॉलिक्यूल फर्दर प्रोड्यूस होंगे उनको रेस्पिरेटरी चेन यूज कर लेगी, बिकॉज ऑब्वियसली एटीपी के बगैर नाइट्रोजनेस कॉम्प्लेक्स अपनी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर सकता। तो रेस्पिरेटरी चेन को एटीपी प्रोड्यूस करवाने के लिए भी एनएडीएच रिक्वायर्ड है, बिकॉज अगर एनएडीएच नहीं होंगे, इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, तो आपके पास जो है वो फाइनल एटीपी की प्रोडक्शन थ्रू रेस्पिरेटरी चेन नहीं होगी। तो इनका सोर्स भी टीसीए साइकिल ही है। मैम हाँ जी ये 4 वाटर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए हमें, जैसे हमने फोटो सिस्टम में पढ़ा था, 8 वाटर मॉलिक्यूल्स चाहिए होंगे, क्योंकि पहले हमने पढ़ा था कि 4 वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो 8 ATPs प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वाटर की अमाउंट डबल हो गया, तो 16 ATP प्रोड्यूस हो रहे हैं, ऐसा ही है? हाँ जी बिल्कुल, ये उसी मैकेनिज्म के थ्रू उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की जो रेशियो आपने वहां पे पढ़ी थी ना लाइट रिएक्शन के अंदर, उसी रेशियो को आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे और अगर आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये उसी अमाउंट के थ्रू जो आपने वहां पे कैलकुलेशन सीखी है ना, आपके 16 एटीपीज, 4 ऑक्सीजन, 8 एनएडीएच, आप इन सारे क्वेश्चंस को एड्रेस कर सकते हो कि 8 एनएडीएच मॉलिक्यूल्स ही क्यों यहाँ पे यूज हो रहे हैं, 4 ऑक्सीजन ही क्यों यूज हो रहे हैं और 16 एटीपीज किस तरह से प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो आप लोग वहां पे जो लाइट रिएक्शन वाले कॉन्सेप्ट हैं उनको अप्लाई करके इस काउंट को जस्टिफाई कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू मैम। ओके। तो हाँ बच्चों जी। यहाँ तक आप लोगों का जो पहला रिएक्शन था जिसमें मैंने आप लोगों से कहा था कि प्लांट्स नाइट्रोजन को अमोनिया के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, ये वाइंड अप हो चुका है। लाइक हमने ये देख लिया कि कौन सा एंजाइम है, इस एंजाइम के अंदर कितने फंक्शनल यूनिट्स हैं और अल्टीमेटली इस एंजाइम को कितने एनएडीएच, कितने एटीपी मॉलिक्यूल, कितने प्रोटॉन्स जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं और प्रोडक्ट में ये क्या क्या चीज रिलीज करते हैं। अमोनिया के साथ साथ एक हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूल भी इस प्रोसेस में रिलीज होता है और ये रिएक्शन कहाँ पे हो रहा है, बैक्टीरियोइड के अंदर हो रहा है और इसको रेगुलेट करने के लिए कौन सी प्रोटीन है। सो नेक्स्ट जो हमारे पास जो सेकंड मेजर रूट है, जो सेकंड पाथवे है, इसमें हम नाइट्रेट को एज अ स्टार्टिंग मटेरियल यूज करेंगे और जो प्लांट्स हैं ये नाइट्रेट को यूज करते हुए उसे कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू दी अमोनिया। यानी जो आपके पास सेकंड पाथवे है, इस सेकंड पाथवे के अंदर प्लांट के अपने एंजाइम्स, प्लांट की जो अपनी मशीनरी है वो कंज्यूम होगी, इसमें बैक्टीरिया की जरूरत नहीं होगी। तो किस तरह से प्लांट्स जो है वो इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, नाइट्रेट को कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू दी अमोनिया, और इसमें कौन कौन से मॉलिक्यूल्स जो है ये कंज्यूम होंगे इसको देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इस डायग्राम को देखें तो इसको मैं अगर पेंट पे शिफ्ट कर दूं तो आप लोग वहां से देखें तो नॉर्मली आप लोग यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे कि आपके पास ये जो पाथवे है ये दो डिफरेंट कंपार्टमेंट्स के अंदर हो रहा होगा। हाँ जी बच्चों, ये फाइल शो हो रही है, ये लास्ट आप लोगों का टॉपिक है तो इसे जरा ध्यान से देखिएगा। ये फाइल शो हो रही है आप लोगों को, पेंट फाइल हो रही है मैम। तो इसमें यू कैन सी कि आपके पास जो पहले हम लोगों ने चीज ऑब्जर्व किया उसमें आपके जो नाइट्रोजन थी वो बैक्टीरियोइड सेल्स तक आ रही थी, यानी बैक्टीरिया उस नाइट्रोजन को फिक्स कर रहे थे। लेकिन इस केस में आपके पास जो स्टार्टिंग मटेरियल है, दिस स्टार्टिंग मटेरियल इज नाइट्रेट, जो कि फर्टिलाइजर्स के साथ जो है वो सॉइल सैंपल्स के अंदर प्रेजेंट है। तो प्लांट्स क्या करेंगे, प्लांट्स के जो रूट सेल्स हैं ये सॉइल सैंपल से इस नाइट्रेट को, इस स्टार्टिंग मटेरियल को पिक करेंगे और इस नाइट्रेट को अपने रूट सेल्स की तरफ लेके जाएंगे। सो देयर इज अ ट्रांसपोर्टर जो कि एक सिम्पोर्ट मैकेनिज्म के थ्रू एक्ट कर रहा है। यहाँ पे यू कैन सी के नाइट्रेट जो है वो अकेले रूट सेल्स के अंदर जो है वो ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहे, बल्कि इस ट्रांसपोर्ट प्रोसेस में आपको प्रोटॉन्स को भी मूव करवाना है अलोंग विद दीज नाइट्रेट। यानी इन नाइट्रेट्स पे जो नेगेटिव चार्ज है, इस नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए जो प्रोटॉन्स हैं वो इस नाइट्रेट के साथ जो है वो ट्रांसपोर्टर के थ्रू रूट सेल्स के अंदर ट्रेवल करेंगे। लेकिन यू कैन सी हेयर कि ये प्रोटॉन्स जो है ये सॉइल के अंदर खुद से प्रेजेंट नहीं है, ये सॉइल के प्रोटॉन्स नहीं है, बल्कि प्लांट ने
एट द एक्सपेंस ऑफ एटीपी, पहले इन प्रोटॉन्स को इस ट्रांसपोर्टर के थ्रू, जो कि प्रोटॉन लिंक्ड एटीपी ट्रांसपोर्टर है, इस ट्रांसपोर्टर की मदद से प्लांट ने एक्टिवली प्रोटॉन्स को पहले सॉइल के अंदर रिलीज किया, यानी एट द एक्सपेंस ऑफ एनर्जी प्लांट जो है वो पहले इस प्रोसेस के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है कि वो प्रोटॉन्स को एनर्जी के एक्सपेंस पे सॉइल के अंदर रिलीज कर रहा है। क्यों रिलीज कर रहा है? बिकॉज वी ऑल नो कि इन नाइट्रेट्स को जो है वो रूट सेल्स के अंदर आने के लिए इन प्रोटॉन्स की जरूरत है। सो अगर सॉइल सैंपल्स में प्रोटॉन्स अवेलेबल नहीं होंगे तो प्लांट जो है वो नाइट्रेट को भी पिक नहीं कर सकते। सो प्लांट इनडायरेक्टली जो है वो इन प्रोटॉन्स को इसलिए रिलीज कर रहा है ताकि नेक्स्ट स्टेप में इनकी जो अपटेक है वो अल्टीमेटली नाइट्रेट्स को भी जो है वो रूट सेल्स के अंदर ले आए। सो वी कैन से कि जो प्रोडक्शन यहाँ पे अपटेक ऑफ नाइट्रेट है, इट इज एन एटीपी डिपेंडेंट प्रोसेस। आल्दो यहाँ पे डायरेक्टली एटीपी कंज्यूम नहीं हो रहे, लेकिन इनडायरेक्टली ये एटीपी जो है ये नाइट्रेट के अपटेक में या नाइट्रेट की जो है वो रूट सेल्स के अंदर जो एंट्री है उसे फैसिलिटेट कर रहे हैं। सो इन दोनों के दरमियान लिंक जरूर डेवलप कीजिएगा कि एटीपी डायरेक्टली तो यूज नहीं हो रहे, लेकिन इनडायरेक्टली अगर वो प्रोटॉन्स को रिलीज नहीं करेंगे तो इट मींस कि नाइट्रेट जो है वो रूट सेल्स के अंदर एंटर नहीं हो सकते। इट मींस वी कैन से कि इट इज एन एटीपी डिपेंडेंट प्रोसेस जो कि एटीपी की एब्सेंस में नहीं हो सकता। नाइट्रेट जो कि प्रीवियसली सॉइल सैंपल के अंदर प्रेजेंट था, अब वो रूट सेल के अंदर एंटर हो चुका है। यू कैन ट्रेस दिस नाइट्रेट थ्रू दिस एरो। आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि नाइट्रेट के पास 2 से 3 ऑप्शंस हैं, यानी ये नाइट्रेट या तो वैक्यूल सेल्स के अंदर जाके स्टोर हो सकता है और जब जरूरत होगी तो ये वैक्यूल सेल से रिलीज होके जो है वो फर्दर 2 पाथवेज के अंदर जाके अपना रोल प्ले कर सकता है। सो वैक्यूल के अंदर किसी किस्म का कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा, बल्कि वैक्यूल एक किस्म का आप कह सकते हैं कि ये स्टोरेज ऑर्गेनेली है जो कि कुछ टाइम के लिए टेम्परेरीली इस नाइट्रेट को स्टोर करेगी और बाद में इस नाइट्रेट को रिलीज कर देगी। सो ये नाइट्रेट अब सेकंड किस किस रूट के थ्रू कहाँ पे जाके अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा। सो सबसे पहले हम इस ब्लैक एरोज को जो है ट्रेस करते हैं कि आपके पास ये जो नाइट्रेट है सबसे पहले इसकी रिडक्शन होगी वाया एंजाइम नाइट्रेट रिडक्टेज। जैसे कि हमें नाम से ही पता चल रहा है कि ये एंजाइम नाइट्रेट को एज अ सबस्ट्रेट यूज करेगा और इसकी रिडक्शन कराएगा, और अगर इसने रिडक्शन करवानी है ऑब्वियसली किसी दूसरी स्पीशीज से ये रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स को पिक भी करेगा। सो रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स यहाँ पे ट्रांसफर करने वाली जो स्पीशी है इट इज NADH, जो कि अपने रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स इस नाइट्रेट के अंदर इनकॉर्पोरेट करके इसे जो है वो फाइनली नाइट्राइट में कन्वर्ट कर देगी। यानी पहला स्टेप जो रूट सेल के अंदर आने के बाद होगा वो इस नाइट्रेट की जो है वो रिडक्शन होगी इनटू अ नाइट्राइट मॉलिक्यूल। अब नाइट्राइट में रिड्यूस करना इसे क्यों जरूरी था? बिकॉज रूट सेल्स के अंदर जो स्पेसिफिक एक आपके पास कंपार्टमेंट है विच इज ल्यूकोप्लास्ट, इस ल्यूकोप्लास्ट में देयर इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टर जो कि सिर्फ नाइट्राइट को एंटर होने की परमिशन देता है। सो आपके जो नाइट्रेट हैं अगर वो नाइट्राइट के अंदर कन्वर्ट नहीं होंगे तो इट विल नॉट बी एबल टू एंटर इनसाइड द ल्यूकोप्लास्ट। सो आफ्टर एंट्री टू दिस कंपार्टमेंट ये जो नाइट्राइट है फर्दर इनके ऊपर सेकंड एंजाइम एक्ट करेगा एंड द नेम ऑफ दिस एंजाइम इज नाइट्राइट रिडक्टेज। ये एंजाइम बेसिकली आपका जो मेजर एंजाइम है जो कि यहाँ पे अमोनियम आयन की प्रोडक्शन में रोल प्ले करेगा, और इस एंजाइम को जो है वो फाइनली 3 NADPH मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड है। दोनों एंजाइम्स के अंदर आपके जो है वो 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोफैक्टर्स यूज हो रहे हैं। एक तरफ आपके पास ल्यूकोप्लास्ट है जिसके अंदर NADPH की अवेलेबिलिटी है, तो ये नाइट्राइट को रिड्यूस करने के लिए NADPH को कंज्यूम करेगा, और इस पर्पस के लिए जो एंजाइम है इट विल बी नाइट्राइट रिडक्टेज। नाइट्राइट रिडक्टेज जैसे ही नाइट्राइट को अमोनियम आयन के अंदर कन्वर्ट करेगी तो ये अमोनियम आयन ग्लूटामेट या फिर एस्पार्टेट के साथ अमाइड बॉन्ड फॉर्मेशन के थ्रू अमाइड के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, और ये अमाइड्स जो है वो फाइनली फिर जो है वो रूट सेल्स के इस ल्यूकोप्लास्ट से रिलीज हो जाएंगे, और रूट सेल्स को छोड़ते हुए ये फाइनली जो है वो जाइलम के थ्रू प्लांट के मेसोफिल सेल्स या लीफ सेल्स के अंदर ट्रेवल कर सकते हैं। एक रूट तो ये हो गया जिसमें हमने किस चीज को ऑब्जर्व किया कि आपके जो रूट सेल्स है उन्होंने एटीपी डिपेंडेंट मैकेनिज्म के थ्रू पहले रूट सेल के अंदर एंट्री ली है। एंट्री के बाद वो वैक्यूल में या तो स्टोर हो सकते हैं या फिर डायरेक्टली नाइट्रेट रिडक्टेज उन्हें नाइट्राइट के अंदर रिड्यूस कर सकता है। नाइट्राइट जो है वो ल्यूकोप्लास्ट में एंटर होने के बाद सेकंड एंजाइम की मदद से विच इज नाइट्राइट रिडक्टेज अमोनियम आयन के अंदर कन्वर्ट होगी। ये अमोनियम आयन फाइनली जो है वो एस्पार्टेट एंड ग्लूटामेट के साथ amide bond formation के थ्रू अमाइड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। So these amides are asparagine and glutamate.
जो कि प्रीवियसली मैंने आप लोगों को बताया था कि बिकॉज यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के साथ अमाइनो ग्रुप के जो है वो बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाती है, और जहाँ पे भी किसी भी स्पीशी के अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड और अमाइनो ग्रुप के दरमियान बॉन्ड बना हुआ आप देखें तो यू विल से कि दिस इज एन अमाइड। जैसे अमाइनो एसिड्स के अंदर भी हम पेप्टाइड बॉन्ड को अमाइड बॉन्ड कहते हैं बिकॉज इट इज अ बॉन्ड बिटवीन अमाइनो ग्रुप ऑफ वन अमाइनो एसिड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप ऑफ द सेकंड अमाइनो एसिड। तो यहाँ पे भी आपके पास जो अमाइड हैं दीज आर टू अमाइनो एसिड्स, ग्लूटामीन एंड एस्पारागिन। ये अमाइड जो है ये रूट सेल्स के ल्यूकोप्लास्ट को छोड़ते हुए जाइलम के थ्रू जो है वो फाइनली मेसोफिल सेल्स के अंदर एंटर हो सकते हैं। अब यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि समटाइम्स अगर आप इस रेड एरो को ट्रेस करें, अमाइड्स तो यहाँ पे आ गए, अमाइड्स का काम तो खत्म हो गया कि उन्होंने यहाँ पे मेसोफिल्स में आके अपनी जो है वो वापस अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट होंगे और जो नाइट्रोजन है उसको रिलीज कर देंगे। नाइट्रोजन जो है वो लीफ सेल्स अपने पर्पस के लिए जो भी इनका यहाँ पे बायोसिंथेटिक मैकेनिज्म है जिसमें नाइट्रोजन की जरूरत है वो उस नाइट्रोजन को यूज कर लेंगे। तो ये वाला पाथवे आपका यहाँ पे एंड हो गया। लेकिन एक सेकंड पाथवे भी है जिसको आप यहाँ पे रेड एरोज के थ्रू ट्रेस कर सकते हो। इसमें ये चीज दिखाई गई है कि अगर तो आपके पास जो नाइट्रेट जो कि सॉइल सैंपल से रूट सेल्स तक आ रही है वो नाइट्रेट बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है, तो कुछ नाइट्रेट को तो रूट सेल्स खुद से इन एंजाइम्स की मदद से रिड्यूस करेंगे और बाकी जो नाइट्रेट यहाँ पे है ये नाइट्रेट डायरेक्टली जाइलम के अंदर एंटर होगी और जाइलम से होती हुई ये अल्टीमेटली जो है ये मेसोफिल सेल्स में चली जाएगी। यानी आपके पास जो है वो दो तरह के सेल्स हैं जो कि नाइट्रेट की असिमिलेशन कर सकते हैं, नाइट्रेट को अमोनिया में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये प्रोसेस रूट सेल्स में भी हो रहा है और ये प्रोसेस मेसोफिल सेल्स में भी हो रहा है। लाइक रूट सेल्स में अगर आपके पास नाइट्रोजन अमोनिया के अंदर कन्वर्ट होगी तो ये अमोनिया जो है वो अमाइड्स की फॉर्म में जाइलम के थ्रू बाकी सेल्स को नाइट्रोजन ट्रांसफर कर देगी। लेकिन समटाइम्स ये नाइट्रेट अगर ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है तो ये नाइट्रेट डायरेक्टली इस ट्रांसपोर्टर के थ्रू जाइलम में जाएगी और जाइलम से अल्टीमेटली मेसोफिल सेल्स इसे पिक करेंगे। दोबारा से इस नाइट्रेट को पिक करने के लिए वही ट्रांसपोर्टर्स मेसोफिल सेल्स में प्रेजेंट होंगे जो ट्रांसपोर्टर्स नीचे अपने रूट सेल्स में ऑब्जर्व किए। यानी ये ट्रांसपोर्टर्स नाइट्रेट को जो है वो पिक करेंगे फ्रॉम दी जाइलम, लेकिन बाय यूजिंग प्रोटॉन। यहाँ पे भी आपका जो ट्रांसपोर्टर है ये सिम्पोर्ट है, यानी अगर तो यहाँ पे प्रोटॉन्स अवेलेबल नहीं होंगे तो नाइट्रेट्स जो है वो जाइलम से मेसोफिल सेल्स के अंदर एंटर नहीं होंगे। सो इस अपटेक को फेवरेबल बनाने के लिए अगेन एटीपी मॉलिक्यूल्स जो है वो एनर्जी की कंजप्शन के थ्रू प्रोटॉन्स को जो है वो जाइलम में रिलीज करेंगे ताकि जो मेसोफिल सेल्स हैं वो जाइलम से इजीली नाइट्रेट को पिक कर सकें। और जो एंजाइम्स आपने पीछे रूट सेल्स में ऑब्जर्व किए हैं जस्ट लाइक द रूट सेल्स वही एंजाइमेटिक मशीनरीज यहाँ पे भी वर्क करेंगी, लेकिन इनके जो को फैक्टर्स हैं उनके अंदर थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशंस आप देख सकते हो। लाइक नाइट्रेट पे जो पहला एंजाइम है रूट सेल्स में भी इस एंजाइम ने वर्क किया था और इस एंजाइम ने नाइट्रेट को रिड्यूस कर दिया था इनटू नाइट्राइट। लाइक वहां पे भी आपने इस मैकेनिज्म को देखा था कि नाइट्रेट जब सेल के अंदर एंटर हो जाता है तो वो या तो वैक्यूल के अंदर चला जाता है जहां पे जाके ये टेम्परेरीली स्टोर हो जाएगा और जब सेल को जरूरत होगी तो ये नाइट्रेट वहां से रिलीज हो जाएगा। सेकेंडली हमने एक एंजाइम डिस्कस किया था नाइट्रेट रिडक्टेज, जिसने इस नाइट्रेट को एज अ सबस्ट्रेट यूज किया था और NaDH से रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स को यूज करते हुए इस नाइट्रेट को रिड्यूस करके नाइट्राइट में कन्वर्ट कर दिया था। और सिंपली वहां पे भी एक ऑर्गेनेली थी ल्यूकोप्लास्ट। रूट सेल्स के अंदर आपके पास जो कंपार्टमेंट था जहां पे नाइट्रेट एंटर हुआ था वो क्लोरोप्लास्ट की एक ऐसी फॉर्म थी जिसमें किसी किस्म के पिगमेंट्स नहीं होते, ल्यूकोप्लास्ट वहां पे प्रेजेंट थी। लेकिन मेसोफिल सेल्स के अंदर बिकॉज हमारे पास जो मेजर फॉर्म ऑफ प्लास्टिड है जो कि अबंडेंटली प्रेजेंट है, दीज आर नॉट द ल्यूकोप्लास्ट, दीज आर क्लोरोप्लास्ट। तो यहाँ पे जो आपके नाइट्रेट्स हैं ये नाइट्रेट्स फाइनली नाइट्राइट्स ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर एंटर होंगे। क्लोरोप्लास्ट में अगेन देयर विल बी द एंजाइम नाइट्रेट रिडक्टेज जो कि इस नाइट्राइट को अल्टीमेटली जो है वो अमोनिया के अंदर कन्वर्ट करेगा और अमोनिया फाइनली अमाइनो एसिड्स में इनकार्पोरेट होके तो फिर बाकी जो सेल्स हैं उसकी एनर्जी नीड्स को पूरा करेंगे। अब इस मेसोफिल सेल्स के अंदर बाकी सारी चीजें तो हमने रूट सेल्स जैसी ही देखी है, लेकिन यहाँ पे आपने एक चीज ऑब्जर्व की है कि जो आपके पास ल्यूकोप्लास्ट थे जो रूट सेल्स थे वहां पे इस नाइट्राइट रिडक्टेज ने 3NADPH मॉलिक्यूल को एज अ कोफैक्टर यूज किया था। लेकिन क्लोरोप्लास्ट में आपके पास जो मेजर कोफैक्टर है इट इज नॉट NADPH, इट इज फेरिडॉक्सिन। बिकॉज फेरिडॉक्सिन एक ऐसी प्रोटीन है जो कि ट्रांसपोर्टर प्रोटीन है जो कि इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर कर सकती है फ्रॉम वन फोटोसिस्टम टू अनदर फोटोसिस्टम। इसके अलावा ये मल्टीपल एंजाइम्स को रेगुलेट करने के लिए भी इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करिए। तो यहाँ पे यू कैन से कि फेरिडॉक्सिन इज अ हब ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
जो कि इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करने का पोटेंशियल रखती है। तो यहाँ पे ये जो प्रोटीन है इट विल एक्ट एज द कोफैक्टर ऑफ द नाइट्राइट रिडक्टेज। अदरवाइज मीसोफिल सेल्स और रूट सेल्स के अंदर होने वाला जो प्रोसेस है वो 100% सेम है। तो बच्चों यहाँ तक आप लोगों ने ऑब्जर्व किया कि प्लांट्स के अंदर जो दो डिफरेंट सोर्सेज से आने वाली जो नाइट्रोजन है, चाहे वो मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन है या वो नाइट्रेट की फॉर्म में है, अल्टीमेटली वो अमोनिया के अंदर कन्वर्ट हो सकती है और प्लांट की जो नाइट्रोजन की नीड्स हैं उन्हें पूरा कर सकती है। तो अगर यहाँ पे कोई कंफ्यूजन है तो यू कैन आस्क, अदरवाइज आप नेक्स्ट लेक्चर में भी पूछ सकते हैं।